Hello everyone, welcome to Pulse Prep Hub, and this is the second part of PPH update by World Health Organization. हमने स्टार्टिंग में जो एंटीपार्टम और जो इंट्रापार्टम इंटरवेंशन है दैट शुड बी डन टू मैनेज द पीपीएच केस वो हमने डिस्कस कर ली थी. नाउ इट्स टाइम टू द मेन एलिमेंट और मेन पार्ट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, राइट? सो पोस्टपार्टम इंटरवेंशन ऐसी क्या एलिमेंट है, ऐसे क्या इंटरवेंशंस इंक्लूड करनी चाहिए सो दैट वी कैन प्रिवेंट दिस पोस्टपार्टम हेमरेज, राइट? पहले हमारा पूरा फोकस है कि पीपीएच हो ही ना. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स, द प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस, एंड वी नो द थर्ड स्टेज और जो इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड होता है वो गोल्डन पीरियड है. जितना बेस्ट आप वहां पे प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज करेंगे we can minimize the occurrence of postpartum hemorrhage, right? So before begin with this the postpartum intervention for preventing, अभी हम पहले prevention की बात कर रहे हैं. Now here you need to understand, हमने ये पूरे वीडियो को डिवाइड किया है फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स के पहले हम बात करें कि पीपीएच ना हो, उसके बाद उसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एंड देन अगर पीपीएच हो गया देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट मेजर दैट कैन बी यूज्ड टू पेशेंट को जो है शॉक ना हो या पेशेंट को फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या उसकी मेटर्नल डेथ ना हो, उसको हम मिनिमाइज करने के लिए या ट्रीट करने के लिए क्या मेजर यूज करेंगे वो डिस्कस करेंगे. सो बिफोर हम आगे बढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट द मेन कॉज ऑफ पीपीएच, एंड अगेन आई एम श्योर आप सभी को पता है द मोस्ट कॉमन कॉज, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं. सो येस, आई नो दैट यू ऑल आर अवेयर अबाउट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच इज एटॉनिक यूट्रस, राइट? सो इसका निमोनिक सिंपल है, ये नोट्स में जरूर होना चाहिए, 4 T's, राइट? 4 T's. नंबर 1 इज द टोन, पहला टी टोन के रिलेटेड है. दूसरा टी जो है वो टिश्यू से रिलेटेड है. थर्ड टी इज रिलेटेड टू ट्रॉमा और यू कैन रिमेंबर विद टीयर. एंड लास्ट वाला जो टी है वो है थ्रोम्बिन. सो ये बेसिकली निमोनिक यूज किया गया सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन रिमेंबर व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, राइट? जिसमें सबसे ज्यादा जो पोस्टपार्टम हेमरेज के जो मेन कॉज बोला गया है, 70% जो कारण है वो है एटॉनिक यूट्रस, राइट? टोन विच इज एटॉनिक यूट्रस. सो आइडियली होना क्या चाहिए, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना है. अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो स्पेशली जो मेटर्नल जो सर्कुलेशन है, जो मैटरनल ब्लड सप्लाई है जहां पे प्लेसेंटल सेपरेशन होता है, वो ब्लड सप्लाई जो है कंप्रेस नहीं हो पाएगी और वहां पे उस साइड से ब्लीडिंग होती रहेगी, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द यूट्रस शुड कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो सॉफ्ट हो गया है या बॉगी हो गया है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है एंड ब्लीडिंग बढ़ती जाएगी और पेशेंट कैन एंड अप इनटू PPH, right? So this is one of the most common या leading cause of postpartum hemorrhage, which is atonic uterus. So tone से याद रखेंगे. दूसरा है टिश्यू. टिश्यू में we are talking about the retained tissue, right? Retain, it could be a placental tissue जिससे कि again जो है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो इंटरफेयर करेगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू इन्फेक्शन, राइट? सो रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू. देन ट्रॉमा या टीयर, वेजाइनल, पेरिनियल, जो जेनिटल टीयर होता है उससे भी हेमाटोमा फॉर्मेशन हो गया, ब्लीडिंग, लैसरेशन, अगेन इट विल कंटिन्यू, इट विल कंट्रीब्यूट फॉर द पीपीएच डेवलपमेंट. सो टिश्यू की अगर हम बात करें सो 20% ये पीपीएच में कंट्रीब्यूट करता है. ट्रॉमा की बात करें तो 10%. एंड थ्रोम्बिन इज वेरी लीस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच जो कि 1%. थ्रोम्बिन में हम बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कोएगुलोपैथी. अगर पेशेंट को कोई ऐसी कोएगुलोपैथी वाली सिचुएशन है जहां पे ब्लड क्लॉट ही नहीं बन रहा है, पेशेंट इज हैविंग एक्सेसिव ब्लीडिंग, पेशेंट विल एंड अप इनटू पीपीएच, राइट? तो दीज आर द कॉमन कॉजेज एंड अमंग दिस मोस्ट कॉमन इज एटॉनिक यूट्रस. तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन के लिए कि हमारा जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है वहां पे कैसे पीपीएच को प्रिवेंट किया जाए. नाउ दिस इज योर न्यू अपडेट जो यहाँ पे लिखी गई है, तो इसको बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में आपने अपनी नोटबुक में लिखना है.
न्यू अपडेट करके। आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए होंगे, आई एम श्योर आपने ये बनाए होंगे नोट्स, तो वहीं पर ही एक एक्स्ट्रा पेज को स्टेपल करके आप ये न्यू अपडेट करके लिखे कि नाउ प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच के लिए जो यूट्रोटोनिक ड्रग्स, नाउ दीज आर द ड्रग्स, हमें पता है ये कौन से ड्रग्स हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं, किसको स्टिमुलेट करते हैं, मायोमेट्रियम को, ताकि वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करे, फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और हमने अभी पढ़ा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है, अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन, अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ब्लीडिंग होती जाएगी, ब्लड वेसल्स जो मेटर्नल ब्लड वेसल्स है प्लेसेंटल साइड से जो कनेक्टेड है वो ऊज करती रहेंगी, ब्लीडिंग करती रहेंगी, वो कंप्रेस नहीं होगी। राइट, सो यहाँ पे आपने क्या करना है, यूट्रोटोनिक ड्रग्स को इंक्लूड करना है ताकि पीपीएच ना हो। अब सबसे पहला सवाल ये आता है, ये कब एडमिनिस्टर करना है, एंड व्हाट आर द ड्रग ऑफ चॉइस और व्हाट आर द कॉमन ड्रग्स जो आप पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हो। तो सबसे पहले नई अपडेट यही है कि यहाँ पे जो यूट्रोटोनिक्स ड्रग्स थे फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, अगेन मैं बार बार प्रिवेंशन बोल रही हूं क्योंकि अभी हम ट्रीटमेंट पे नहीं पहुंचे हैं। ट्रीटमेंट का जो ड्रग्स होंगे वो हम अलग पढ़ेंगे, अभी आपने प्रिवेंटिव मेजर देखना है। सो प्रिवेंशन के लिए आपने तीन ड्रग्स का नाम याद रखना है, ऑक्सीटोसिन, कार्बिटोसिन, मीजोप्रोस्ट। नाउ दीज आर द ड्रग which are recommended for prevention of PPH। ठीक है जी। ऑक्सीटोसिन, एंड वी ऑल नो ऑक्सीटोसिन इज द मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीपीएच। सो पीपीएच के लिए जो सबसे पहले वाइड स्प्रेड या फर्स्ट चॉइस जिसको बोला गया है वो ऑक्सीटोसिन को बोला गया है, बट ऑक्सीटोसिन ड्यू टू सम रीजन जो आगे पढ़ेंगे अगर आप नहीं दे सकते तो इसके अलावा आप कौन से ड्रग्स दोगे, आप कार्बिटोसिन दे सकते हो या मीजोप्रोस्ट दे सकते हो। अब यही हमारे पास पहले 2018 में जो गाइडलाइन आई थी पीपीएच की, तो उसमें प्रिवेंटिव मेजर में हमने कोई और ड्रग यूज किए थे, बट नाउ एज पर द लेटेस्ट अपडेट दीज आर द थ्री ड्रग्स जो आपको नाम याद रखना है फॉर प्रिवेंटिंग पीपीएच, विच इज ऑक्सीटोसिन, कार्बिटोसिन एंड मीसोप्रोस्ट। नाउ वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन वाइडली यूज ड्रग, पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन में जो डोज होगा वो होगा जी 10 इंटरनेशनल यूनिट, राइट, 10 इंटरनेशनल यूनिट का डोज है। इसे हम आईवी या आईएम दे सकते हैं, पॉइंट आपने नोट करना है, आईवी या आईएम रूट दोनों ही प्रेफर है, जिसमें से मोस्ट प्रिफर्ड रूट किसे बोला गया है, मोस्ट प्रिफर्ड रूट बोला गया है हमारा इंट्रावीनस रूट को। लेकिन एक कंडीशन उसमें ऐड की गई है, ये मोस्ट प्रिफर्ड रूट इंट्रावीनस तब होगा इफ पेशेंट इज ऑलरेडी हैव आईवी लाइन, इफ पेशेंट हैज ऑलरेडी आईवी लाइन, अगर पेशेंट के पास ऑलरेडी आईवी लाइन, आईवी कैनुला स्टैब्लिश्ड है, देन यू कैन गो विद ऑक्सीटोसिन, आप आईवी रूट से दे सकते हैं। नाउ व्हेन टू गिव, अगला क्वेश्चन आता है कब देना है, तो सून आफ्टर डिलीवरी, सून आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है, सून आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाएगा, या फिर विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट के गैप में, विद इन 1 मिनट ऑफ डिलीवरी। सो 1 मिनट से लेट नहीं करना है, विद इन 1 मिनट ऑफ डिलीवरी या सून आफ्टर, जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ आपने ऑक्सीटोसिन की मेडिकेशन दे देनी है। इंट्रावीनस रूट को प्रेफर्ड किया गया है अगर पेशेंट को ऑलरेडी आईवी कैनुला लगा हुआ है। अगर आप ये पेशेंट को आईवी रूट से ऑक्सीटोसिन देते हैं, राइट, अनदर पॉइंट, इसको आपने डाइल्यूट करना है, एंड डाइल्यूट करने के लिए हम प्रिफर्ड जो सोल्यूशन लेंगे वो क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन लेंगे। ईदर वी कैन यूज एनएस और वी कैन यूज रिंगर लेक्टेट, राइट। सो डाइल्यूट करना है। अब आप इसे बोलस भी दे सकते हो, आप इन्फ्यूजन के फॉर्म में भी दे सकते हो। अगर आप बोलस दे रहे हो मतलब आईवी पुश कर रहे हो, तो आपको ये स्लो देना है, स्लो बोलस मतलब ओवर स्लो देना है, ओवर 1 to 2 मिनट। क्यों देना है स्लो, सो दैट पेशेंट विल नॉट डेवलप हाइपोटेंशन, पेशेंट का बीपी डिक्रीज ना हो, इसीलिए आप इसे स्लो दोगे ओवर 1 to 2 मिनट। अगर आप इन्फ्यूजन दे रहे हो, सो इन्फ्यूजन आपने जो है, यूजुअली इन्फ्यूजन हम प्रेफर करते हैं
इन सिजेरियन डिलीवरी, राइट। सिजेरियन डिलीवरी में ये देखा गया है दैट आईवी बोलस इज एसोसिएटेड विद साइड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन। सो आप सिजेरियन डिलीवरी में जो अभी अपडेट आई है उसमें उन्होंने बोला इट इज प्रिफर्ड कि आप इन्फ्यूजन देंगे, बट दैट इन्फ्यूजन विल बी विद इन 5 to 10 मिनट में आपने खत्म कर देना है, राइट। सो 5 to 10 मिनट का इन्फ्यूजन दिया, वजाइनल डिलीवरी में आपने बोलस दे दिया, बोलस लेकिन 1 से 2 मिनट के टाइम में स्लोली एडमिनिस्टर किया। डाइल्यूट करने के लिए यू कैन यूज नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन, राइट। सो सिजेरियन हमने आईवी बोलस कैन लीड टू क्या हो सकता है सिजेरियन में, हाइपोटेंशन इट कैन कॉज, एंड इट कैन कॉज टेकीकार्डिया। इसीलिए आपने ये आईवी गो फॉर आईवी इंफ्यूजन इन केस ऑफ सिजेरियन डिलीवरी। वजाइनल में आप आईवी बोलस दे दोगे ओवर द पीरियड ऑफ 1 to 2 मिनट। अब ऑक्सीटोसिन के साथ एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि ऑक्सीटोसिन को हम स्टोर करते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसको आपको कोल्ड चेन में मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। हमने पढ़ा था कम्युनिटी में, आप लोगों ने कम्युनिटी में पढ़ा होगा, कोल्ड चेन मेंटेन करना जरूरी है। अगर ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं करा तो आपकी जो मेडिसिन है वो खराब हो जाएगी, इट विल नॉट बी इफेक्टिव। सो अब इन केस कुछ ऐसी जगह पे डिलीवरी हो रही है, किसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट या किसी ऐसी जगह पे, कोई ऐसे एरिया में डिलीवरी है जहां पे हम कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर सकते, अगर कोल्ड चेन में ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा, तब ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे। तब हम क्या देंगे, कार्बिटोसिन। तब हमारे पास जो सेकंड ड्रग बचता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच इज कार्बिटोसिन या हीट सेंसिटिव कार्बिटोसिन। अब कार्बिटोसिन में सबसे बेस्ट एडवांटेज ये कि ये वाले ड्रग में कोल्ड चेन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो भी ऐसे एरिया में जहां पे हमारे पास कोल्ड चेन का सिस्टम नहीं है, वहां पे आप कार्बिटोसिन मेडिसिन को यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑक्सीटोसिन। इसका जो डोज है वो है 100 माइक्रोग्राम, राइट। सो इट इज 100 माइक्रोग्राम। इसे भी आप आईवी या आईएम रूट से दे सकते हो। कब देना है, अगेन सून आफ्टर डिलीवरी, soon after delivery of baby or within 1 minute, विद इन 1 मिनट ऑफ डिलीवरी, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। अब इसमें ना कार्बिटोसिन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐड किया गया है जिसमें आई वांट ऑल ऑफ यू टू पुट स्टार, कि कौन सी सिचुएशन में कार्बिटोसिन नहीं देना। आइडियली क्वेश्चन ना ये नहीं पूछते कि कब दे रहे हैं, क्वेश्चन वो ये पूछेंगे कब नहीं देना है। या तो अभी जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इन इंक्लूडेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, क्योंकि ये नई अपडेट है। या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कार्बिटोसिन शुड नॉट बी यूज्ड, राइट। सो कब नहीं देना है इस पे थोड़ा अच्छे से स्ट्रेस डालना है, टू इंड्यूस फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, राइट। सो एक तो आपने याद रखना है इंडक्शन ऑफ लेबर में नहीं देंगे, दूसरा ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, लेबर स्टार्ट हो गया स्पॉन्टेनियसली, उसे स्पीड अप करने के लिए ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में नहीं देंगे, राइट। तीसरा याद रखिए, ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच में नहीं देंगे। ये हम प्रिवेंशन की बात कर रही है, अगर पेशेंट को पीपीएच हो जाता है पोस्टमार्टम हेमरेज, तब आप कार्बिटोसिन इज नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस, शुड बी यूज। तो ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर। लेबर स्पॉन्टेनियसली शुरू नहीं हुआ, आपने शुरू कराना चाहा, उसे इंडक्शन बोलते हैं। स्पॉन्टेनियसली लेबर स्टार्ट हो गया है, उसको स्पीड अप करने के लिए तब आपने जो है कार्बिटोसिन नहीं देना है, वो ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर हो गया। क्यों नहीं देना है, क्योंकि अगर इंडक्शन या ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में आपने कार्बिटोसिन दे दिया, सो इट कैन कॉज यूट्राइन रप्चर, राइट, ठीक है जी। तो ये 3 पॉइंट याद रखिए जहां पे कार्बिटोसिन नहीं देना है। और जहां पर भी ऑक्सीटोसिन नहीं दे पा रहे हैं, देन सेकेंड ऑप्शन वी हैव कार्बिटोसिन। नाउ सबसे लास्ट में हमारे पास ऑप्शन बचता है मीजोप्रोस्ट। सो यूजुअली मीजोप्रोस्ट इज द लास्ट ऑप्शन, अगर कार्बिटोसिन भी नहीं है अवेलेबल, देन वी कैन गो विद कार्बिटोसिन। बेसिकली इंट्रावीनस या आईएम रूट हमारे पास नहीं है या मेडिसिन नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन इज मीजोप्रोस्ट। मीजोप्रोस्ट का जो डोज है वो है 400 माइक्रोग्राम और 600 माइक्रोग्राम, राइट। लोअर डोज 400 है एंड मैक्सिमम डोज इज 600 माइक्रोग्राम प्रिवेंशन।
अगेन प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच की बात हो रही है। अब इसके रूट को थोड़ा ज्यादा याद रखना है, क्योंकि मीजोप्रोस्ट का जो रूट है, आप इसे ओरली दे सकते हैं, आप इसे रेक्टल रूट से दे सकते हैं, हम इसे बक्कल रूट से दे सकते हैं, या फिर सबलिंगुअल रूट से दे सकते हैं। अंडर द टंग, अंडर द चीक, ओरल रूट से ले लिया या रेक्टल रूट से दे दिया, विच एवर इज प्रिफर्ड बाय द वुमेन, वी कैन एडमिनिस्टर मीजोप्रोस्ट। अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें बोला गया है कि कुछ ऐसी जगह पे जहां पे डिलीवरी इज नॉट कंडक्ट, जहां पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रेजेंट नहीं है, या जो ट्रेन्ड स्किल्ड पर्सन है डिलीवरी के लिए वो प्रेजेंट नहीं है, उस केस में सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या, जो वुमेन है, जो आपका जो प्रेग्नेंट वुमेन है, क्या ये खुद से ले सकती है? तो ये बेसिकली रिकमेंड किया गया है। इट्स बेटर कि पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए हमें उसे गाइड करना है, बता देना है जब भी वो विजिट पे आए, और ये दे देना है कि अब जब भी आपको कोई भी अलार्मिंग वार्निंग साइन लगे, देन गिव दिस मीजोप्रोस्ट, आप ये मीजोप्रोस्ट ले लेना, जिसे वो खुद से ले सकती है, और ये जो पीपीएच के इंसिडेंट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। सो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन रिकमेंड किया गया है, बोला गया है कि हाँ भाई, अगर वुमेन किसी ऐसी जगह पे है जहां पे वो डिलीवरी स्किल्ड पर्सन से नहीं हो रही है, या खुद ही डिलीवरी हो जा रही है, या दाई को बुलाना पड़ रहा है, तो उस केस में मीजोप्रोस्ट जब भी वो विजिट पे आती है या आशा वर्कर जाते हैं, सो इट इज बेस्ट कि वहां पे उन्हें दे दी जाए, राइट। सो दीज आर द थ्री ड्रग, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन ड्रग्स हैं जो हम पीपीएच को प्रिवेंशन करने में यूज करते हैं: ऑक्सीटोसिन, कार्बिटोसिन, मीजोप्रोस्ट। ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट, कार्बिटोसिन 100 माइक्रोग्राम, मीजोप्रोस्ट 400 से 600। अब मीजोप्रोस्ट में एक और चीज जो आपने याद रखनी है, यूजुअली हम प्रेफर करते हैं लो डोज, यूजुअली लो डोज विच इज 400 माइक्रोग्राम को प्रेफर किया गया है, क्योंकि हाइयर डोज पे साइड इफेक्ट प्रेफर्ड किया गया है। हाइयर डोज पे पेशेंट इज हैविंग साइड इफेक्ट, राइट। व्हाट कुड बी द पॉसिबल साइड इफेक्ट हाइयर डोज पे अगर हम देखें? सो पेशेंट को डायरिया, सडन शिवरिंग, हेडेक, these are the common side effects associated on higher dose। इसीलिए if you want to administer or give, start with lower dose, right? lower dose से start करेंगे। तो सबसे पहला न्यू अपडेट रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच के ड्रग्स, यूट्रोटोनिक ड्रग्स को लेके। देन अब ऐसे कौन से यूट्रोटोनिक ड्रग्स हैं जिनको रिकमेंड नहीं किया गया पोस्टपार्टम हेमरेज के प्रिवेंटिव मेजरमेंट मेजर में, वो आपने याद रखना है, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। बिकॉज लास्ट टाइम 2018 में जो गाइडलाइन आई थी उसमें ये ड्रग्स इंक्लूडेड थे। अब जो है 2025 में ये ड्रग्स को रिमूव कर दिया है, तो उनका नाम पता होना चाहिए। सो इट इज एर्गोमेट्रिन, मिथाइल एर्गोमेट्रिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑक्सीटोसिन एंड एर्गोमेट्रिन। सो बेसिकली ये हमने क्यों रिमूव किया है? दे आर associated with increased risk of hypertension and other side effect which can predispose the woman to the cardiac condition। तो इसीलिए ये वाले ड्रग को प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच से हटा दिया है। प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव मेजर ऑफ पीपीएच में आप एर्गोमेट्रिन या मिथाइल एर्गोमेट्रिन, ऑक्सीटोसिन विद एर्गोमेट्रिन का जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, या प्रोस्टाग्लैंडिन, ये तीनों ही ड्रग्स को हम नहीं देंगे, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर रिकमेंडेशन, प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच में एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट को भी रिकमेंड नहीं किया है, दैट देयर इज नो यूज कि आप पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही उसे एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट दो। एंड द कॉमन एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट इज ट्रेनेक्समिक एसिड, ट्रेनेक्समिक एसिड। और ये बोथ वजाइनल एंड सिजेरियन डिलीवरी की बात हो रही है, आपने ट्रेनेक्समिक एसिड नहीं देना है फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, राइट। ट्रीटमेंट नहीं, प्रिवेंशन की बात हो रही है। सो प्रिवेंट करने के लिए आपको सिर्फ वो तीन ड्रग का नाम याद रखना है, ट्रेनेक्समिक एसिड का कोई यूज नहीं है। एंटी फिब्रिनोलाइटिक, जस्ट टू एड इन आर क्विक मेमोरी, एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट क्या थे हमारे? एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट। सो ये
ये वो एजेंट हैं जो बेसिकली ब्लड का जो क्लॉट होता है, फिब्रिन पार्ट विच इज इनसॉल्युबल पार्ट, उसको क्या करते हैं, क्लॉट नहीं होने देते हैं। राइट। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये ट्रनेक्समिक एसिड एक एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट है, वो क्या करेगा, क्लॉट को ब्रेक डाउन नहीं होने देगा। और सो बेसिकली ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे डिसॉल्व, क्लॉट कैसे डिसॉल्व होता है, जो प्लाज्मिनोजन होता है वो प्लाज्मिन बनाता है, और ये प्लाज्मिन फिब्रिन से जाके अटैच करके ये फिब्रिन को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है, क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा। अब ये जो एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन नहीं बनाने देते, या जो भी प्लाज्मिन बन चुका होता है उसे वो फिब्रिन से अटैच नहीं होने देंगे। दिस इज द रीजन क्लॉट क्या होगा, ब्लीड नहीं करेगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी या मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि क्लॉट नहीं ब्रेक डाउन हो रहा है। बट नेक्समिक एसिड जो एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट है उसे हम प्रिवेंशन, एज अ प्रिवेंटिव मेजर या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, उसे रिकमेंड नहीं किया गया बोथ वजाइनल एंड सिजेरियन डिलीवरी में। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर इज सीसीटी विच इज कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। सो सीसीटी इज कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। इसके लिए अगर हम बात करें, सो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन में बोला गया इट इज टू बी परफॉर्म्ड ओनली बाय स्किल्ड पर्सन, जिसको ट्रेंड, जो पर्सन अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी में है जिसे आता है वही ये परफॉर्म करेगा। अनट्रेन्ड पर्सन जिसे नहीं आता या गलत मेथड से हमें ये परफॉर्म नहीं करना है, अदरवाइज अवॉइड करना है, ये वाला प्रोसीजर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अगर किसी अनट्रेन प्रोफेशनल्स ने ये प्रोसीजर कर लिया, देन इट कैन रिजल्ट इनटू बेसिकली यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है एंड रिटेन प्लेसेंटा, इट कैन कॉज रिटेन प्लेसेंटा। राइट। सो लेट मी राइट डाउन, अगर ये हमने, किसने क्या किया, ये रॉन्ग मेथड से परफॉर्म कर दिया, रॉन्ग मेथड of control cord traction can lead to uterine inversion and number two retained placental tissue। ठीक है जी, ये दो आपने याद रखना है, तो ये रिकमेंडेड है, अगर नहीं आता है तो नहीं करना है, डोंट गो विद दिस। करना कब है, इट इज यूजली हम ये स्टार्ट करते हैं विद द साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन विच इज गश ऑफ ब्लड एंड लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड। लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड, जैसे ही हमें ये साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन स्पॉन्टेनियस दिख जाता है, देन वी कैन हैव कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, जिसमें से आपने एक हाथ से नीचे जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसे डाउनवर्ड पुश करना, पुल करना है, और ऊपर दूसरे हाथ से आपने क्या करना है, काउंटर प्रेशर देना है, ताकि वो नीचे की तरफ पुश हो जाए प्लेसेंटा। कहीं पर भी एक्सेसिव फोर्स नहीं लगानी है, जहां पर भी रेजिस्टेंस मिल रहा है यू हैव टू स्टॉप, अदरवाइज अगर आप एक्सेसिव प्रेशर लगा दोगे तो रिटेन प्लेसेंटा या फिर टीयर होने का रिस्क हो सकता है। एंड यूजुअली हमें ये सीसीटी देना है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन टाइम। राइट, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन यू हैव टू गिव दिस कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। एंड अगर हमने गलत तरीके से दे दिया तो रिमेंबर दीज आर द टू प्रॉब्लम, जो नई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाएगी। सो ये हो गया आपका कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन का सेगमेंट। अगर हम बात करें टाइम ऑफ क्लैंपिंग, सो अम्बिलिकल कॉर्ड को कब क्लैम्प करना है, इसके लिए डिलेड अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग रिकमेंड नहीं है। नाउ अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग, डोंट गेट मिक्स दिस विद द न्यूनेटल रिसेसिटेशन, उसको मिक्स नहीं करो। अभी हम पीपीएच पढ़ रहे हैं, यहां पे अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग विच इज लेस देन 1 मिनट इज नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड अनलेस, जब तक कि, अगर जो बेबी है, अनलेस द जो न्यू बॉर्न बेबी है जो डिलीवर्ड हुआ है वो एक्सफिक्सिया में है। राइट, अगर बेबी एक्सफिक्सिया में है तो न्यूनेटल रिसेसिटेशन करने के लिए आपको विद इन 1 मिनट क्या करना पड़ेगा, क्लैम्प करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन डू द न्यूनेटल रिसेसिटेशन प्रोसीजर। बट अगर वो एक्सफिक्सिया में नहीं है तो अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग इज नॉट रिकमेंडेड, वी हैव टू गो विद डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। हमें डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग में जाना है विच इज 1 to 3 मिनट। राइट, तो ये आपने डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग को प्रिफर किया गया है। कंडीशन सिर्फ एक ही रखी है, एक्सफिक्सिया नहीं होना चाहिए बेबी को। राइट, सस्टेन यूट्राइन मसाज नॉट रिकमेंडेड, प्रिवेंशन की बात हो रही है। सो ये हमें पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए नॉट, आपको जो है यूट्राइन मसाज, सस्टेन यूट्राइन मसाज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने
ऑक्सीटोसिन, प्रोफिलेक्टेड ऑक्सीटोसिन दे दिया है, विच इज सून आफ्टर डिलीवरी और विद इन 1 मिनट ऑफ डिलीवरी आप अगर पेशेंट को ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कर चुके हो, देन इन द प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच आप यूट्राइन मसाज नहीं करोगे। लेकिन जहां पर भी आप यूट्राइन टोन को असेस कर रहे हो और जहां पर आपको लग रहा है कि यूट्रस सॉफ्ट या बॉगी हो गया है, यूट्रस फर्म नहीं है, तो उस केस में द फर्स्ट इंटरवेंशन, तो पहली फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन है वो यूट्राइन मसाज है, ये याद रखिए, राइट। लेकिन अगर अभी हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है, फर्म है, सॉफ्ट नहीं है, ऑक्सीटोसिन आप दे चुके हो, तो सस्टेन यूट्राइन मसाज इज नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग PPH, right? Now let's move to the main part, and this is particularly your 1000 स्टार क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये तो ऑलरेडी जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ही है, राइट। तो ये तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई एम श्योर आप इमेज देख चुके होंगे एंड यू कैन वेरी वेल कोरिलेट। ये आपको आपने सही भी किया होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये। दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल इमेज जो आपकी प्रीवियस ईयर नॉट सेट में पूछी गई थी। सो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है, न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग पीपीएच में जो ब्लड लॉस का जो अमाउंट है वो चेंज हो गया है, राइट। सो अब गाइडलाइन क्या बोलती है कि सबसे पहले जो ब्लड लॉस है उसे ऑब्जेक्टिफाई टर्म दिया गया कि वी शुड ऑब्जेक्टिफाई मतलब साइन, हमें क्लियर आइडिया होना चाहिए कि इतना ब्लड लॉस हुआ है। हम रैंडमली या अजम्पशन में या अप्रोक्स नहीं बोलेंगे, वी शुड हैव क्लियर आइडिया, राइट। सो उसके लिए दे हैव पुट मोर फोकस on using such type of calibrated obstetric drape। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे calibrated obstetrical drape। calibrated obstetrical drape, ठीक है जी। ये आपका इमेज हो गया जिसके 3 पार्ट होते हैं। ये आपका ऊपर वाला एरिया हो गया जो पेशेंट के जो है आपने हिप के नीचे रखना है, देन दिस इज द फिल्टर वाला पार्ट एंड देन नीचे फनल वाला पार्ट हो गया। इसकी कैपेसिटी यूजली 2500 से लेके 5000 ml तक की होती है टू कलेक्ट द ब्लड, राइट। एंड यहाँ पे हम इसको ये आपका जो बेसिकली बैग है, ये जो ड्रेप है, ये स्टेराइल शीट की तरह ही होता है जिसमें कि जो भी ब्लड है विल गेट कलेक्टेड एंड यहाँ पे मार्किंग बनी होगी सो दैट यू कैन इजिली आइडेंटिफाई एंड यू कैन कैलकुलेट कि कितना ब्लड लॉस हुआ है। सो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है व्हेन टू प्लेस, अप्लाई कब करना है? इमीजिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी एंड इमीजिएटली आफ्टर गिविंग ऑक्सीटोसिन। बेबी बर्थ हो गया, ऑक्सीटोसिन दे दिया आपने, ये ड्रेप लगा देना है, ठीक है। याद रखना है नॉट टू डिले, जैसे ही बेबी डिलीवर, बेबी इज आउट या और ऑक्सीटोसिन लग गया, आपने ये ड्रेप को लगा देना है। नाउ नेक्स्ट अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्लड लॉस को फर्स्ट सबसे पहले असेस कब करेंगे? जैसे ब्लड तो आता जाएगा, आपने ये ड्रेप लगा दिया, ब्लड आ रहा है, तो आपने सबसे पहले असेस कब करना है? नाउ दे हैव गिवन अ क्लियर इंडिकेशन कि कब हमने पहले ब्लड लॉस को असेस करना है। सो आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर होता है आपने इस बैग में, ये जो ड्रेप है इसमें ब्लड चेक करना है कि कितना ब्लड लॉस हुआ, या फिर 15 मिनट 15 मिनट आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी if placenta is still नॉट आउट। अब प्लेसेंटा 15 मिनट हो गए, अभी भी प्लेसेंटा स्पॉन्टेनियसली डिलीवर नहीं हो रहा है, 15 मिनट के आप बाद जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, प्लेसेंटा अभी भी अंदर है, तब भी आप ब्लड लॉस असेस करोगे। तो दीज 2 पॉइंट रिमेंबर व्हेन टू असेस फॉर द फर्स्ट, आप ब्लड लॉस कब असेस करोगे। और इसके साथ साथ आपके जो अर्ली वार्निंग साइन है शॉक के, हाइपोवोलेमिक शॉक के, वो आपने असेस करने हैं। एंड यू ऑल नो द कार्डिनल साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, डिक्रीज बीपी, इंक्रीज पल्स रेट, राइट। सो हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया आर द कार्डिनल साइन जो हम इस पूरे पीपीएच में चेक करेंगे। आपको अगर कभी कोई पूछे व्हाट आर द कॉमन वाइटल पैरामीटर, कॉमन वाइटल साइन जो हम पीपीएच में सबसे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, तो रिमेंबर नंबर 1 इज ब्लड प्रेशर, नंबर 2 इज द पल्स रेट। सो बीपी एंड पल्स रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये 2 वाइटल पैरामीटर आपने असेस करने हैं। अब इसके बाद आपने ये ड्रेप प्लेस कर दिया, नाउ मूव टू द डायग्नोसिस ऑफ पीपीएच।
किस बेसिस पे हम बोलेंगे दैट दिस पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग पोस्ट इज इन पोस्टपार्टम हेमरेज? सो अब जो गाइडलाइन नहीं आई है, अगेन दिस ये क्राइटेरिया पूरा नया है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग द पीपीएच, 3 पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अगर पेशेंट का जो ब्लड लॉस हुआ है वो मोर देन इक्वल टू 300 ml प्लस। पहले में क्या है, मोर देन इक्वल टू 300 ml हुआ है, इसके साथ पेशेंट की कुछ हेमोडायनेमिक पैरामीटर में इंस्टेबिलिटी हुई है। और वो पैरामीटर कौन से है, एक तो आपका ब्लड प्रेशर, एक पल्स रेट पेशेंट का, राइट। तो आपने यहां पे 300 के साथ याद रखना है रूल ऑफ 100, राइट। नंबर वन क्राइटेरिया में हमने क्या लिखा, नंबर वन क्राइटेरिया में हमारा नंबर वन, इफ ब्लड लॉस इज मोर देन इक्वल टू 300 ml, इसके साथ हमने बोला कि पेशेंट का पैरामीटर जो है, वाइटल पैरामीटर भी अब नॉर्मल हुआ है, जिसमें क्या आएगा, पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100, पेशेंट का पल्स मोर देन 100, रूल ऑफ 100 याद रखना। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से कम है, हाइपोटेंशन, और जो पल्स रेट है वो 100 से क्या है, ज्यादा है, दैट इज टेकीकार्डिया। क्या हो गया ये, टेकीकार्डिया। अब यहाँ पे सिस्टोलिक की जगह पे यू कैन ऑल्सो हैव डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विच इज लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, बट प्रिटी ज्यादातर क्वेश्चन ये दो पे आएंगे, सिस्टोलिक एंड पल्स। इसी के बेसिस पे आप शॉक इंडेक्स जो होता है उसको असेस करते हो। सो शॉक इंडेक्स बेसिकली विल गिव यू मोर आइडिया कि पेशेंट इज, वार्निंग साइन है, पेशेंट शॉक में जा रहा है। सो शॉक इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पल्स डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो पल्स रेट डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर शॉक इंडेक्स मोर देन 1 है, दैट मीन्स आपका ये पेशेंट शॉक में जा रहा है, राइट, पेशेंट इज गोइंग इनटू शॉक। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, कभी भी अगर पल्स रेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज्यादा है तो शॉक इंडेक्स हमेशा क्या होगा, 1 से ज्यादा ही होगा, मतलब इंक्रीज, ये वार्निंग साइन ही है दैट पेशेंट इज गोइंग इनटू शॉक। सो इफ द पल्स रेट इज मोर एंड द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस, then you have to think of शॉक, राइट। तो यहाँ पे अगर पेशेंट का ब्लड लॉस मोर देन 300 ml हुआ है, इक्वल टू 300 ml, और उसके साथ उसका हाइपोटेंशन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100, पल्स रेट मोर देन 100 है, देन दिस इज अ क्राइटेरिया नंबर वन, वी विल कंसीडर दैट पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग पोस्टपार्टम हेमरेज। क्राइटेरिया नंबर टू बोला गया है, दैट इज क्या ब्लड लॉस मोर देन इक्वल टू 500 ml हो गया। इफ इट इज मोर देन इक्वल टू 500 ml, कंसीडर दिस पोस्टपार्टम हेमरेज, राइट। थर्ड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन क्लिनिकल जजमेंट, सो हमारी खुद की, बेस्ड ऑन द साइन एंड सिम्टम, पेशेंट कंडीशन, इसके बेसिस पे वी कैन जज दैट पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसमें ये तीनों ही आपने याद रखने हैं, विच इज मोर देन इक्वल टू 300 ml, एंड देन यू हैव टू चेक विद, इसके साथ आपके ये अबनॉर्मल वाइटल पैरामीटर के साइन, पल्स मोर देन 100, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100, जिसमें शॉक इंडेक्स क्या हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा। सो दिस पैरामीटर अगर इंक्लूडेड है, देन दिस इज अ केस ऑफ पीपीएच, राइट। सो ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड करना ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है कि आपको ये ड्रेप को यूज करना है, एंड बेस्ट मेथड जो माना गया है टू मेजर द ब्लड लेस एक्यूरेटली, वो ये ड्रेप को ही माना गया है। Alternative method में we can use calibrated tray, but this drape is considered to be the most common and best method for objectively calculating or measuring the blood loss, right? So this is your another very important update related to the diagnosing of postpartum hemorrhage. Now अगर postpartum hemorrhage हो जाता है तो उसके बाद हमें फोकस करना है जो causes थे, right? And we have to start with the management, the first line management, the second line management, and we have to go on, right? So PPH में ये हम already पढ़ चुके हैं, the 4T. Now we have to think of uterine tone. यूट्राइन टोन असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए, यूजुअली जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है ये फर्स्ट 20 मिनट में ही हो जाता है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस डेवलप्ड इन द फर्स्ट 20 मिनट ऑफ डिलीवरी, राइट। सो शुरू के जो 20 मिनट ऑफ डिलीवरी होते हैं ना, अगर पोस्टपार्टम हेमरेज होना होगा तो विद इन 20 मिनट में हो जाएगा, बट 1 to 2 आवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो आपको 1 से 2 घंटे में हर 15 मिनट में जो है असेस करना है। किसी भी मूवमेंट अगर यूट्रस बहुत ही सॉफ्ट लगता है, फर्म नहीं है, मिड लाइन या बिलो अम्बलाइकस नहीं है, इमीडिएटली स्टार्ट यूट्राइन मसाज, ताकि यूट्राइन कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करे वो, राइट। तो ये आपने याद रखना है, एवरी 15 मिनट फॉर 1 1 to 2 hour ऑफ डिलीवरी यू हैव टू असेस द यूट्राइन टोन, एंड जहां पर भी हमें लग रहा है कि the uterus is very soft, go with first line intervention for a tonic uterus, which is uterine massage, right? तो uterine massage करेंगे। Now let's move to another very important part, which is the treatment of PPH. So postpartum hemorrhage का जो treatment है, that first line treatment, अगर हम first line treatment की बात करें तो उसमें आपने एक बंडल जो निमोनिक है वो याद रखना है, विच इज द बंडल ऑफ पीपीएच। तो पीपीएच बंडल में आपका जो निमोनिक है वो है मोटिव, ई मोटिव। ई बेसिकली हम पहले ही शुरू कर चुके हैं, एंड द एक्चुअल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट अंडर पीपीएच इज मोटिव, राइट। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। जितना जल्दी आपको पता चल जाएगा उतना जल्दी आप उसका ट्रीटमेंट करोगे, उतना ही हाइयर चांसेस के पेशेंट की मोर्टालिटी कम हो जाए, राइट, उसका रिस्क ऑफ डेथ कम हो जाए। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए यहाँ पे एक साइन देख रहे हैं, विच इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज योर सेम ड्रेप, जो हमारा कैलिब्रेटेड ऑब्स्ट्रक्टेड ड्रेप था। इसको जितना जल्दी आप यूज करके ब्लड लॉस आइडेंटिफाई कर लोगे, आप उतना ही जल्दी पेशेंट को पता, आपको पता चल जाएगा पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग पोस्टपार्टम हेमरेज। नाउ द बंडल पीपीएच बंडल में आएगा मोटिव, राइट। अब ये मोटिव में आपको याद रखना है, एम स्टैंड्स फॉर मसाज, जो हमने जैसे ही पता चला कि यूट्रस इज एटोनिक विच इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, आपने यूट्राइन मसाज शुरू कर देनी है। ओ से आ जाएगा ऑक्सीटोसिन, अगेन इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस टू मैनेज द पीपीएस फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन, मतलब पहली बार जो हम मैनेज कर रहे हैं जैसे ही पेशेंट को हो गया पोस्टपार्टम हेमरेज। ऑक्सीटोसिन कैसे देंगे? 10 इंटरनेशनल यूनिट आईवी देंगे, ईदर वी कैन गिव बोलस और इन्फ्यूजन, राइट, बोलस और इन्फ्यूजन। अगर हम ऑक्सीटोसिन नहीं दे सकते, बाय चांस इफ यू कैन नॉट गिव ऑक्सीटोसिन, देन और हमारे पास क्या ऑप्शन है? मीजोप्रोस्ट, राइट। इसका डोज लेकिन अब बदल जाएगा, 800 माइक्रोग्राम, क्योंकि वो तो प्रिवेंशन था जिसमें हमने 400 और 600 दिया था, ये ट्रीटमेंट है। अब यहाँ पे जो रूट बोला गया है वो एग्जैक्ट एक ही रूट बोला गया, विच इज सबलिंगुअल। क्या बोला गया? सबलिंगुअल। तो ये बिल्कुल सॉर्टेड है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। पीपीएच के ट्रीटमेंट में इधर वी कैन गिव ऑक्सीटोसिन और मीजोप्रोस्ट और 800 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल टेबलेट आपने दे देनी है, दैट इज ओ में आ जाएगा। टी में आएगा आपका ट्रिनेक्समिक एसिड। क्या आ जाएगा? ट्रिनेक्समिक एसिड, जो कि प्रिवेंशन में रिकमेंडेड नहीं था बट ट्रीटमेंट में देना है। सो ट्रिनेक्समिक एसिड एड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, क्या था ट्रिनेक्समिक एसिड? एक एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट है, जो क्या करेगा? जो प्लाज्मिन को बनने नहीं देगा, और अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो वो फिब्रिन पे जाके कनेक्ट नहीं करने देगा, उनको क्लॉट को डिसॉल्व नहीं करने देगा। एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट है ये हमारा, राइट। यूजुअली ट्रिनेक्समिक एसिड जो आप देते हो, हम 1 ग्राम देते हैं ट्रिनेक्समिक एसिड। लेट मी राइट डाउन है। सो ट्रिनेक्समिक एसिड आप कैसे दोगे? 1 ग्राम दोगे। यूजली ये 10 ml का एम्प्यूल आता है। 10 ml में क्या होता है? अगर ये 10 ml का हम एम्प्यूल देखें तो 100 माइक्रोग्राम पर ml होता है, राइट। 100 माइक्रोग्राम पर ml। नॉर्मली है ना, 1 ग्राम में अगर 10 ml है तो 1 ग्राम का मतलब 1000 माइक्रोग्राम। 1000 माइक्रोग्राम में 10 ml हुआ, तो 1 ml में कितना हुआ? 100 माइक्रोग्राम पर ml, राइट। सो ये ऑलरेडी आता है, हमने कुछ नहीं बनाया इसमें। सो 1 ग्राम आपका जो है ट्रिनेक्समिक एसिड आपको देना है, लेकिन इसमें आपने याद ये रखना है कि ये जो आप एडमिनिस्टर करोगे वो वेरी स्लो करोगे, विच इज ओवर 10 मिनट्स, राइट। क्या करना है? 10 मिनट, वेरी स्लोली यू हैव टू एडमिनिस्टर ओवर 10 मिनट्स। और इसमें एक और चीज याद रखिए, विच इज हम यूजली बोलते हैं 1 ml पर मिनट आप एडमिनिस्टर कर रहे हो।
1 ml per minute you are going to administer the tranexamic acid very slowly and you have to complete it over 10 minutes. इसका फर्स्ट डोज आप दे रहे हो, क्या हम इसको रिपीट कर सकते हैं? आर वी गोइंग टू रिपीट दिस? यस, सेकेंड डोज को रिपीट कर सकते हैं। कब रिपीट कर सकते हैं? 30 मिनट आफ्टर फर्स्ट डोज। आपने पहला डोज दे दिया, 30 मिनट के बाद दोबारा रिपीट करेंगे। इफ स्टिल ब्लीडिंग, अभी भी ब्लीडिंग हो रही है तो आफ्टर 30 मिनट रिपीट कर दो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है? अदरवाइज विद इन 24 आवर, विद इन 24 आवर अगर ब्लीडिंग रीस्टार्ट हो जाती है देन अगेन यू हैव टू एडमिनिस्टर द सेकेंड डोज ऑफ ट्रिनेक्समिक एसिड। अब यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है विच आई वांट आपको पता हो कि हमें कब नहीं देना है। आइडियली ट्रिनेक्समिक एसिड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है जब दिया जाए विद इन 3 आवर ऑफ डिलीवरी। सो डिलीवरी के विद इन 3 आवर के अंदर अगर आप पीपीएच हो रहा है और आप डिलीवर कर दो तो इसका इफेक्ट बेटर होगा। अगर ड्यूरेशन 3 घंटे से ज्यादा, मोर देन इक्वल टू 3 आवर हो गया आफ्टर डिलीवरी, देन इट कैन रिजल्ट इन टू फर्दर कॉम्प्लिकेशन rather than help management of PPH. So more than equal to 3 hour after delivery, this is not recommended. अगर पेशेंट को कोई ऑलरेडी नोन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, अगर पेशेंट को कोई थ्रेम्बो एम्बोलिक इवेंट है, या जैसे कि पेशेंट को जो है थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, वीनस थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, तो उस केस में भी हम ये नहीं देंगे। रीनल फेलियर के केस में नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? बिकॉज ये ट्रिनेक्समिक एसिड किडनी से ही बाहर निकलता है, इट इज एलिमिनेटेड बाय किडनी। अगर ऑलरेडी उसको रीनल फेलियर है तो ये बाहर निकल नहीं पाएगा ठीक से, लंबा टाइम लेगा बाहर एलिमिनेट होने में। अब अगर ये लंबा टाइम लेगा तो ये प्लाज्मा की जो इसकी कंसंट्रेशन होगी हमारे ब्लड में उसकी बढ़ जाएगी। बढ़ने से होगा क्या? ये ब्रेन में जो हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसे इनहिबिट करता है और कहीं ना कहीं सीजर का जो थ्रेश होल्ड है उसे कम कर देता है। पेशेंट कैन एक्सपोज टू सीजर ऑल्सो। तो इसीलिए आपने रीनल फेलियर के केस में नहीं देना है। और अगर किसी को हिस्ट्री रही है कन्वर्शन की तो उस केस में भी यू हैव टू अवॉइड दिस ट्रिनेक्समिक एसिड, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है। देन आईवी से हमें इंट्रावीनस फ्लूइड हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बिकॉज वी हैव टू प्रिवेंट ब्लड लॉस हो रहा है। तो देखो हाइपोवोलीमिया का रिस्क है कि पेशेंट हाइपोवोलीमिक शॉक में जा सकता है। अब उसे प्रिवेंट करने के लिए तो बेस्ट अपना क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन है, राइट। पेशेंट को जो है 2 IV कैनुला लगाओ और आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दो। अब आईवी कैनुला से यहाँ पे बात आई कौन सा साइज का आईवी कैनुला डब्ल्यूएचओ ने बोला है। तो देखो डब्ल्यूएचओ ने पहली प्रेफरेंस 18 गेज दी है विच इज ग्रीन, जो हमें अच्छे से पता है। दिस इज ग्रीन कलर आईवी कैनुला। आप लगे हाथों फ्लो रेट भी पढ़ लेते हैं विच इज 90 ml पर मिनट, राइट। लेकिन ग्रीन और जो भी ग्रीन से बड़ा है, मतलब बड़ा मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 17 हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया, राइट। सो जिसका डायामीटर बड़ा है वो साइज आप यूज कर सकते हो। सो या तो ईदर यू कैन यूज 18 गेज और यू कैन यूज द ट्रॉमा वाला कैनुला। जो भी हम ट्रॉमा आईवी कैनुला यूज करते हैं ना, जैसे 16 हो गया, वो वाले कैनुला यूज कर सकते हैं। बट फर्स्ट दे हैव क्लियरली मेंशन 18 गेज, or if you don't have 18 gauge cannula, if you have cannula 617 white color, gray, orange, then you can use these cannula, right। तो ये आपने दो, अगेन ये भी याद रखेंगे, हम हमेशा 2 वाइड बोर कैनुला लगाते हैं, राइट। 2 वाइड बोर कैनुला लगाना है हमें। चलिए, सो हमने आईवी फ्लूइड देख लिया। यहाँ पे ई से क्या होगा ना? पहला वाला जो ई था वो था अर्ली डिटेक्शन। लास्ट वाला जो ई है वो है एग्जामिनेशन ऑफ वजाइनल एंड जेनिटल ट्रैक्ट फॉर एनी फॉर्म ऑफ टीयर या ट्रॉमा तो नहीं हुआ है। एंड लास्ट में यहाँ पे ये जो ई है वो है एग्जामिनेशन ऑफ वजाइनल और जेनिटल ट्रैक्ट फॉर एनी फॉर्म ऑफ टीयर और ट्रॉमा, ताकि कोई ब्लीडिंग हो तो आप कट सूचर करके क्लोज कर सको। एंड ई का एक और मतलब है विच इज एस्कलेशन।
एस्केलेशन का मतलब अगर पेशेंट, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ये सारा ट्रीटमेंट, बंडल का मतलब बहुत सारी इंटरवेंशन है, दिस इज व्हाई इट कॉल्ड बंडल। सो पीपीएच बंडल में आपने ये पूरे मोटिव वाले बंडल कर लिए, लेकिन फिर भी पेशेंट की जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं हो रही है, नाउ दिस इज द टाइम यू हैव टू एस्केलेट दिस टू द अपर, एक और स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, right? So E stands for examination, and even if the patient is still bleeding, then you have to escalate to the second line intervention, कि अब कुछ और करना पड़ेगा इनके अलावा, right? तो ये हो गया आपका escalation। जब आप escalation, ये बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि even after using the first line, ये मोटिव क्या है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच, जिसे हम बोल रहे हैं पीपीएच, पीपीएच बंडल। अगर ये यूज करने के बाद स्टिल ब्लीडिंग हो रही है, स्टिल पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, तो इस केस को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीपीएच। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीपीएच। और रिफ्रैक्टरी पीपीएच को मैनेज करने के लिए हमें सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा, एस्केलेट करना है और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट पे जाना है, राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर पीपीएच। नाउ लेट अस क्विकली रिवाइज हमने जो भी अभी पढ़ा है, ताकि हमें थोड़ा याद आ जाए। अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, सो वी हैव स्टार्टेड, जैसे बेबी डिलीवर होता है और विद इन 1 मिनट यू हैव टू गिव यूट्रोटोनिक ड्रग्स विच इज प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच के लिए ऑक्सीटोसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, कार्बिटोसिन, मीजोप्रोस्ट, राइट? सो ऑक्सीटोसिन, कार्बिटोसिन, आई होप दिस इज क्लियर, और मीजोप्रोस्ट आपने यहाँ पे दे देना है। एंड देन आप जैसे ये दे दोगे, यू हैव टू प्लेस द ड्रेप, जो आपका कैलिब्रेटेड ड्रेप था, यू कैन सी हेयर, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट मेजरिंग द ब्लड लॉस। सबसे पहले मेजर करना है soon आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, या फिर 15 मिनट आफ्टर डिलीवरी, अगर प्लेसेंटा डिलीवरी ऑफ बेबी, अगर प्लेसेंटा डिलीवर नहीं होता है, राइट? देन यू हैव टू वार्निंग साइन, आपका हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया, और ये जो आपके पीपीएच की न्यू गाइडलाइन आई है, उनके साइज, उनके आपको साइन को ऑब्जर्व करते रहना है। कॉर्ड क्लैंपिंग की बात करें, सो हमने 1 to डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग को फॉलो करना है। अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग तभी करेंगे जब चाइल्ड एक्सफिक्सिया में हो, अदर देन दैट आपने डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग पे फोकस करना है। देन कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, जो स्किल्ड पर्सन होगा वही करेगा। अगर प्लेसेंटा आउट हो गया है, देन यू हैव टू कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करने के बाद यू हैव टू चेक फॉर द टोन, एवरी 15 मिनट यू आर चेकिंग द यूट्राइन टोन फॉर द फर्स्ट 1 to 2 आवर, क्योंकि उसी में ही सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि एटॉनिक यूट्रस हुआ, पीपीएच हो गया, राइट? अगर वो सॉफ्ट है तो यू हैव टू मसाज, इमीडिएटली आपने मसाज शुरू कर देना है, ये याद रखिएगा, राइट? नाउ कई बार क्या होता है, अगर प्लेसेंटा आउट नहीं हुआ है आफ्टर 15 मिनट ऑफ डिलीवरी, देन आप यहाँ पे ब्लैडर को एम्प्टी करोगे, फुल ब्लैडर, यहाँ पे याद रखिए, फुल ब्लैडर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करता है। दिस इज ऑल्सो अ कॉज जिसकी वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो पेशेंट को कैथेटराइज करो, पेशेंट को ब्लड आ रहा है तो आप कैथेटराइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उसका ब्लैडर एम्प्टी हो जाए और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है होने लगे, राइट? आपने अगर 15 मिनट के बाद भी प्लेसेंटा आउट नहीं हुआ, तो ब्लैडर एम्प्टी करके कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करना है, प्लेसेंटा को आउट करना है। नाउ एक और चीज, अगर प्लेसेंटा मोर देन 30 मिनट ऑफ डिलीवरी, मोर देन 30 मिनट ऑफ डिलीवरी प्लेसेंटा आउट नहीं होता, प्लेसेंटा बाहर ही नहीं आ रहे हैं, प्लेसेंटा इज नॉट आउट, तब इस केस को, आई नो यू ऑल आर अवेयर, दिस इज रिटेन्ड प्लेसेंटा। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है जी, रिटेन प्लेसेंटा बोलते हैं। अब इस केस में हमें कुछ तो करना पड़ेगा, तो यहां पे विल गो विद मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। अब आइडली हम कंट्रोल कॉर्ड जो ट्रैक्शन होता है उसको प्रेफर करते हैं ओवर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, जिसका मेन रीजन ये है कि मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ इंफेक्शन विच इज एंडोमेट्राइटिस। ये आपने याद रखना है। और जब भी आप मैनुअली रिमूव कर रहे हो प्लेसेंटा को, सो ऑलवेज कंसीडर आईवी एंटीबायोटिक्स, राइट? जिसमें आईवी एंटीबायोटिक्स में जो अभी करंटली प्रेफर किया गया है वो है आपका एम्पिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन, फर्स्ट जनरेशन
Cephalosporin is the antibiotic of choice that you can give when you are manually removing the placenta in case of retained placenta. राइट, फिर प्लेसेंटा को भी चेक करना है कि कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर रिटेन टिश्यू है तो फर्दर आपको रिमूव करना पड़ेगा। अदरवाइज वो रिटेन टिश्यू, रिमेंबर द 4T रिटेन टिश्यू इज गोइंग टू बी द 20% कॉज फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज, राइट। ये सारी चीजें हम कर रहे थे प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच में। अब जिस भी मूवमेंट में हमें लगता है कि यूट्रस सॉफ्ट हो गया है, यूट्रस फर्म नहीं है, मिडलाइन नहीं है, या बिलो अम्बलाइकस नहीं है, और आपका जो क्राइटेरिया था विच इज ये 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट में से कोई भी अगर एक मिल जाता है, दैट मीन्स योर पेशेंट इज इन पीपीएच। सो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज। जैसे ही पता लग जाना, यू हैव टू स्टार्ट विथ पीपीएच बंडल। अब पीपीएच बंडल में मोटिव का याद रखिएगा, ई मोटिव, ई आप कर रहे हो अर्ली प्रिवेंट डिटेक्शन में, राइट। मोटिव में मसाज करना है हमें, जो पहले ड्रग देना है फर्स्ट लाइन, मोटिव को याद रखिए, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ठीक है जी। तो आपने ऑक्सीटोसिन या मीजोप्रोस्ट, मीजोप्रोस्ट का लेकिन अब यहाँ पे डोज होगा 800 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल, नो ओरल नो रेक्टल कुछ नहीं बोला, सीधे सबलिंगुअल बोला है। ट्रेनेक्समिक एसिड 1 ग्राम वी कैन गिव, राइट, दैट इज ट्रेनेक्समिक एसिड, जो हम रिपीट भी कर सकते हैं। कब रिपीट किया था? आफ्टर फर्स्ट डोज देने के बाद 30 मिनट के बाद, अगर पेशेंट को अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर विद इन 24 आवर जब भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, रिपीट द सेकेंड डोज। IV fluid, crystalloid, normal or ringer lactate, you can start with the resuscitation so that patient will not go into hypovolemic shock. And E से हमारा था एग्जामिन करेंगे यूट्रस और जेनिटल ट्रैक्ट हो, कहीं कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ है, टीयर तो नहीं हुआ है, उसे हम सूचर करके स्टिच करें, या फिर आपका पेशेंट जो है एटॉनिक यूट्रस वाला तो नहीं है, या फिर कोएगुलोपैथी तो नहीं है पेशेंट को, राइट। एंड अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी आपका पेशेंट ब्लीड कर रहा है, स्टिल ब्लीडिंग, दैट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ रिफ्रैक्टरी पीपीएच, राइट। अब ये यहाँ पे जो रिफ्रैक्टरी, इफ इट इज स्टिल ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग नहीं करता है देन यू कैन पोस्ट, उसके बाद का जो केयर है असेस करना, उसको जो है पेशेंट के ब्लड प्रेशर एंड पल्स को एवरी 15 मिनट फॉर द फर्स्ट 4 आवर, देन उसके बाद नेक्स्ट 4 आवर एवरी हाफ एन आवर। दिस इज इंपॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट को नोट डाउन करना। तो अगर ब्लीडिंग नहीं करता है, पहली लाइन इंटरवेंशन से पीपीएच करेक्ट हो जाता है, देन यू हैव टू असेस द पेशेंट, ब्लड प्रेशर एंड पल्स शुरू के 4 घंटे हर 15 मिनट करेंगे, नेक्स्ट 4 घंटे हर हाफ एन आवर करेंगे, राइट। यू हैव टू मॉनिटर द पेशेंट हेमोडायनेमिक पैरामीटर। लेकिन अगर अभी भी ब्लीडिंग कर रहा है पेशेंट, तो अब आपको सोचना पड़ेगा, अब पेशेंट शॉक में जा सकता है, देन यू हैव टू मैनेज द शॉक। पेशेंट को IV फ्लूइड, अगर 2 वाइड बोर कैनुला नहीं लगे हैं तो IV फ्लूइड से रिसेसिटेट करो, पेशेंट को ट्रांसफर करो सर्जरी के लिए या किसी बड़े हॉस्पिटल में। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, which is apply non-pneumatic anti-shock garment, and this is also one of the previously asked question, although नॉर्सेट recent में नहीं आया था ये, जो जब नॉर्सेट शुरू हुआ था तब के टाइम पे पूछा गया था, राइट। तो यहाँ पे ये जो ब्यूटिफुल आप गारमेंट देख रहे हैं, दिस इज non-pneumatic anti-shock garment, ठीक है जी। ये बेसिकली ये जो डिजाइन है ये किसके बेस पे बनाया गया है? जो हमारे एस्ट्रोनॉट का जो सूट होता है वो एंटी ग्रेविटी गारमेंट होता है, उसी के ही कंसेप्ट को लेके हमने यहाँ पे ये नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट जो है बनाए गए हैं। ये गारमेंट बेसिकली कौन से मटेरियल के बने होते हैं? सो नियोप्रीन एंड वेलक्रो मटेरियल होता है, जिसके ये मटेरियल के बने होते हैं। इनका बेसिक पर्पस क्या है? बट हमारा मेन पर्पस, ये गारमेंट जब हम पेशेंट को पहनाते हैं, हमारा मेन पर्पस ये है कि पेशेंट शॉक में ना जाए, ऑब्स्टेटिकल शॉक में ना जाए, और पेशेंट को जितना भी ब्लड है वो नीचे वाला जो बॉडी का पार्ट है वहां से क्या हो, वो कंप्रेस हो, प्रेशर लगा हो गया, वो ब्लड सप्लाई वहां पे कंप्रेस हो गया, और वो ब्लड सप्लाई शंट करेगी ऊपर की तरफ। सो सारा ब्लड जो है पेशेंट के वाइटल ऑर्गन तक पहुंच रहा है, और पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में नहीं जा रहा इन केस ऑफ ऑब्स्टेटिकल हेमरेज विच इज पोस्टपार्टम हेमरेज, राइट। तो ये अब कॉमनली हम यूज करते हैं, ये मेन ट्रीटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट द मेन ट्रीटमेंट, बट ये आपके पेशेंट को जिंदा रख सकता है फॉर कम से कम 48 आवर्स तक।
राइट, वी कैन यूज अप टू 48 आवर्स तक ये एंटी शॉक गारमेंट को आप यूज कर सकते हैं, और पेशेंट का जो है ब्लड सप्लाई ऊपर वाइटल ऑर्गन तक पुल होगा और नीचे की तरफ कंप्रेशन होगा। तो यूजली जो हम प्रेशर यूज हम करते हैं नीचे की तरफ वो 20 to 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। दिस इज द प्रेशर दैट वी कैन यूज इन दिस एंटी शॉक गारमेंट। नाउ इसमें ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको याद रखना है कि आप इसे जब अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद इसे रिमूव करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत ही केयरफुली रिमूव करना है, बिल्कुल रैंडमली नहीं खोल देना है। जब हमें लगता है कि पेशेंट का ब्लीडिंग जो है कम हो गया है या वाइटल पैरामीटर स्टेबल हो रहे हैं, देन यू विल स्टार्ट रिमूविंग दिस एंटी शॉक गारमेंट। लेकिन रिमूवल आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, एक एक सेगमेंट। टोटल वी हैव 1 2 3 4 5, राइट, एक एक स्टेप करके आपको रिमूव करना है। जैसे सबसे पहले आप स्टार्टिंग एंकल से नीचे की तरफ से करते हो, तो ये नंबर 1 वाला जो एंकल पे लगता है सेगमेंट, उसी को ही रिमूव करते हो। तो फर्स्ट यू आर गोइंग टू रिमूव, बट बिफोर रिमूविंग, remember, before removing this anti-shock garment, what is the removal process? रिमूवल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेजर द वाइटल्स, राइट। वाइटल्स में मैंने बीपी चेक करना है एंड पल्स चेक करनी है बिफोर रिमूवल। वाइटल्स बिफोर रिमूवल, राइट, बिफोर रिमूवल। अब ये चेक करने के बाद अब सबसे पहले जो सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 1 आई एम गोइंग टू रिमूव, राइट। सेगमेंट 1 रिमूव करने के बाद वेट करेंगे 15 मिनट तक। वेट फॉर 15 मिनट, वेट किया 15 मिनट तक, देन अगेन आपने बीपी एंड पल्स चेक किया। क्या चेक किया? बीपी एंड पल्स। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अगर यहां पे हम याद रखेंगे रूल ऑफ 20, राइट, क्या हमें याद रखना है? रूल ऑफ 20। व्हाट डू वी मीन बाय रूल ऑफ 20? अगर आपके पेशेंट का जो कि पीपीएच वाला पेशेंट था, जिसे आपने एंटी शॉक गारमेंट पहनाया था, उस केस में जब आप रिमूव कर रहे हो, आपने कोई भी सेगमेंट रिमूव किया हो, पहला दूसरा, पहले आप स्टार्टिंग करोगे नंबर 1 से। रिमूव करने के बाद अगर उसका पल्स या उसका बीपी फ्लक्चुएट होता है 20, अगर पल्स 20 बढ़ता है बीट पर मिनट, या बीपी में हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन होता है 20, देन आपने इमीडिएटली वापस से उसको पहना देना है एंड स्टॉप द रिमूवल प्रोसेस। रिमेंबर द रूल ऑफ 20 व्हेन यू आर रिमूविंग दिस एंटी शॉक गारमेंट, राइट। हर सेगमेंट को जब भी आप एक एक करके रिमूव करोगे, आपने 15 मिनट वेट करना है। अगर बीपी और पल्स में फ्लक्चुएशन नहीं आया 20, देन यू कैन रिमूव दिस सेकेंड वाला। फिर सेकेंड रिमूव करने के बाद वेट फॉर 20 मिनट। आइडियली 1 आवर का टाइम लगता है पूरा इस सारे पूरे गारमेंट को रिमूव करने के लिए। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। एंड दिस इज योर एंटी शॉक गारमेंट जो हम यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर द अदर मेजर इन सेकेंड लाइन? अब हम ये बेसिकली पेशेंट आ गया है रिफ्रैक्टरी पीपीएच के केस में, जो कि फर्स्ट मोटिव बंडल से ठीक नहीं हुआ, इसे हमें और कुछ क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे सेकेंड आईवी लाइन अगर नहीं हुई है तो वो स्टैब्लिश करिए। कंटिन्यूअस मसाज करनी है, विच इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। अगर कहीं पर भी यूट्रस सॉफ्ट फील होता है तो हमें सॉफ्ट नहीं करना है, हमें चाहिए फर्म, राइट। कैथेटराइजेशन करना है हमने, क्योंकि ब्लैडर अगर फुल होगा तो वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में इंटरफेयर करेगा। पेशेंट को आईवी फोलीस कैथेटर लगा लो एंड ड्रेन करो, एम्प्टी करो ब्लैडर को। देन मैनुअल रिमूवल, टिश्यू जो है रिटेन नहीं होने चाहिए। आपका जो टिश्यू अगर रिटेन होंगे तो यू हैव टू मैनुअली रिमूव, बट मेक श्योर जब भी हम मैनुअल रिमूवल कर रहे हैं इधर प्लेसेंटा का या टिश्यू का, यू हैव टू थिंक ऑफ एंटीबायोटिक, राइट। आपने यहाँ पे क्या करना है? एंटीबायोटिक के बारे में, एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, राइट। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? नाउ यहाँ पे एडिशनल यूट्रोटोनिक ड्रग दे सकते हैं। अब आपका फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन में हमने ऑक्सीटोसिन और मीजोप्रोस्ट रखा था। ऑक्सीटोसिन आपने 10 इंटरनेशनल यूनिट दिया, राइट, हमने इसमें दिया 10 इंटरनेशनल यूनिट, और हमने मीजोप्रोस्ट दिया। इनफैक्ट आप इसमें इन्फ्यूजन मेंटेनेंस डोज भी चला सकते हो 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन का, राइट। एक बार ऑक्सीटोसिन देने के बाद इसका इन्फ्यूजन 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट मेंटेनेंस डोज होता है ना, एक मेंटेनेंस डोज
कि पेशेंट का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चलता रहे, ये भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वो रिफ्रैक्टरी पीपीएच में हो गया, तो तब हम क्या क्या दे सकते हैं? ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं 20 इंटरनेशनल यूनिट इन 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन आईवी, या फिर मीजोप्रोस्ट दे सकते हैं सबलिंगुअल, या फिर एर्गोमेट्रिन दे सकते हैं लास्ट 200 माइक्रोग्राम आईवी और आईएम। राइट? तो ये आपने याद रखना है, ये सेकंड में था। फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन में एर्गोमेट्रिन नहीं इंक्लूड किया गया था। फर्स्ट मोटिव जो बंडल था फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन, ओनली ऑक्सीटोसिन या मीजोप्रोस्ट, और दोनों में से भी एक ही है। बेस्ट इज ऑक्सीटोसिन, बट ऑक्सीटोसिन नहीं दे पा रहे, गो विद मीजोप्रोस्ट। राइट? सेकंड में तीन इंक्लूड किए गए हैं, ऑक्सीटोसिन, मीजोप्रोस्ट और एर्गोमेट्रिन। ये आपने याद रखना है, ये आपका मेडिकेशन यूट्रोटोनिक ड्रग्स हो गए जो हम स्टार्ट करेंगे। वी कैन रिपीट द ट्रनेक्समिक एसिड 1 ग्राम आपने दोबारा से रिपीट कर देना है। पेशेंट को एवरी 15 मिनट यू आर गोइंग टू असेस एंड रिकॉर्ड, यू आर गोइंग टू असेस द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यू आर गोइंग टू असेस द पल्स, यू आर गोइंग टू असेस द यूट्राइन टोन। राइट? ये सारी चीजें हम असेस करते रहेंगे। नाउ, ब्लीडिंग को मिनिमाइज करने के लिए या ब्लड सप्लाई को कम करने के लिए हम एक्सटर्नली बाहर से आयोटिक कंप्रेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं ताकि ब्लीडिंग कम हो जाए पेशेंट की। तो दिस इज ऑल्सो वी अ मेथड दैट वी कैन यूज। राइट? देन अगर कोई भी ट्रॉमा है, टीयर है, तो उस केस में हम सूचरिंग करके टीयर का रिपेयर कर सकते हैं ताकि ब्लड लॉस कम हो जाए। सो ये भी एक उसमें आएगा आपका एग्जामिन में, अगर कहीं भी टीयर आता है यू हैव टू सूचर इट एंड यू हैव टू मिनिमाइज द ब्लड लॉस। बाय मैनुअल कंप्रेशन कर सकते हैं। राइट? बाय मैनुअल कंप्रेशन इज इंपॉर्टेंट। देन अदर मेजर और क्या कर सकते हैं कि पेशेंट की ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए? दैट इज बलून टेम्पोनेट। सो यूट्राइन बलून टेम्पोनेट, इसका बेसिकली मतलब क्या है? लेट मी शो यू ऑल दीज बलून। हमने क्या किया, एक कैथेटर डाला, कैथेटर में हमने बलून, उस वो जो बलून है उसको इन्फ्लेट कर दिया। अब वो बलून क्या करेगा? बलून इज गोइंग टू पुट द प्रेशर ऑन द आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी। वो यूट्राइन आर्टरी पे प्रेशर डालेगा और वो प्रेशर से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली हम जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि वो कंप्रेस कर दे यूट्राइन आर्टरी को। राइट? दिस इज आवर अल्टीमेट पर्पस, जो कि हो नहीं पा रहा है। तो आपने एडिशनली ये कर दिया विच इज बलून टेम्पोनेट। अगर आपको याद होगा सेंग्स टेकन ब्लेकमोर ट्यूब या मिनीसोटा ब्लेकमोर ट्यूब, हम जीआई इसोफिजियल वेरिसिस में यही तो करते हैं। जैसे फर्स्ट 24 आवर अगर अपर जीआई ब्लीडिंग हो रहा है, आप पेशेंट को मिनीसोटा ट्यूब डाल दो या एसबीटी डाल दो, जिससे होगा क्या, वो बलून जब आप इन्फ्लेट करोगे वो प्रेशर डालेगा इसोफिजियल लाइनिंग पे और जो भी ऊजिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी। नाउ द कंसेप्ट इज सेम, यहां पर भी बिल्कुल सेम है। एंड वी कैन यूज ऑल दीज डिफरेंट बलून, जैसे कॉन्डम कैथेटर हो गया, वी कैन यूज सिंपल फोलीज कैथेटर आल्सो। लेट मी टेल यू कि जो छोटे एरिया होता है, छोटे एरिया मतलब जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं जहां पे रिसोर्सेस कम होती है, वहां पे दे कैन सिंपली यूज 16 फ्रेंच फोलीज कैथेटर। राइट? 16 फ्रेंच फोलीज कैथेटर यूज करते हैं, उसी कैथेटर के ऊपर कॉन्डम अटैच कर देते हैं एंड दे आर गोइंग टू इंसर्ट इट। नाउ लेट मी शो यू दिस इमेज। राइट? ये बलून टेम्पोरेट में जो कैथेटर को इंसर्ट करने के लिए आपको दो इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वन इज अ स्पंज होल्डर टू होल्ड द सर्विक्स। विद द स्पंज होल्डर यू आर गोइंग टू होल्ड द सर्विक्स एंड द सिम स्पैक्यूलम, ताकि हम पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट कर सके। एंड वंस इट इज क्लियरली विजिबल, साइड दिख रहा है, देन यू आर गोइंग टू इंसर्ट द कैथेटर। सो फोलीज कैथेटर, जिसके आगे आपने जो है बलून का जो कॉन्डम वो है वो आप उसको अटैच करके इंसर्ट कर सकते हो, अगर आपके पास इस तरीके का बकरी बलून या अदर बलून अवेलेबल नहीं है। राइट? सो दिस यू कैन डू एज एन ऑल्टरनेटिव। राइट? करना क्या है, जैसे ही कैथेटर अंदर पहुंच जाएगा आपने उसके बलून को इन्फ्लेट करना है। बलून इन्फ्लेट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, बलून इन्फ्लेशन से प्रेशर पड़ेगा और वो प्रेशर क्या करेगा, वो प्रेशर आपका बेसिकली ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगा। सो यू हैव, आपने कॉमनली ये बकरी बलून नाम से सुना सुना होगा। अब यूजुअली जो वॉल्यूम हम यूज करते हैं तो इन्फ्लेट, इट इज अराउंड 300 to 500 ml. Right? 300 to 500 ml. And usually within 5 to 15 minute of this balloon inflation, bleeding stop हो जाती है। ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब ये जो हम ये जो टेम्पोनेट हम यूज कर रहे हैं, ये हम कब तक यूज करेंगे?
So usually maximum time frame is 12 to 24 आवर you can use it। और जब आप इसे रिमूव करेंगे तो आपको बलून को डिफ्लेट करना है। डोंट डिफ्लेट क्विकली, एकदम से डिफ्लेट नहीं करना है। व्हेन यू आर डिफ्लेटिंग, राइट, जब आप डिफ्लेट करोगे सो आप 200 ml पर आवर से धीरे धीरे करके डिफ्लेट करना शुरू करोगे। एंड एट मूवमेंट विद इन 24 आवर अगर ब्लीडिंग फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है, देन यू कैन री इन्फ्लेट द बलून एंड यू कैन यूज इट, राइट। आइडियली 5 से 15 मिनट में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अगर नहीं हुई देन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशन कि आपको भाई सर्जिकल स्टेप लेना पड़ेगा, सर्जिकल इंटरवेंशन लेनी पड़ेगी, इससे काम नहीं बन पा रहा है, राइट। सो हेयर यू कैन सी ऑल द डिफरेंट बलून। वी कैन ऑल्सो हैव सेंग्स टेकन भी यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव। फोलीज कैथेटर, फोलीज कैथेटर में ये रहेगा कि वॉल्यूम बहुत कम होगा, यू कैन नॉट यूज 300 ml। सो करते क्या है, जैसे मैंने बताया, फोलीज कैथेटर के ऊपर एक कॉन्डम कैथेटर लगा देते हैं, यहाँ कट लगाते हैं, और वो अब यहाँ पे इनका बलून नहीं, कॉन्डम जो आपने ऊपर अटैच किया है वो कॉन्डम में आपने जो है सोल्यूशन डालना है। द कॉमन सोल्यूशन दैट वी यूज इज सलाइन एंड स्टेराइल वाटर, राइट। अब WHO ने यहाँ पे सलाइन यूज किया है बकरी बलून में, बट वी नो कि सलाइन क्रिस्टलाइन हो जाता, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है। सो वी कैन कंसीडर बेस्ड ऑन द रिसर्च फाइंडिंग द स्टेराइल वाटर एज वेल, राइट। सो वी हैव EB बलून फॉर वजाइनल बलून, जिसमें दो दो बलून है, बट द बेस्ट इज यू कैन हैव बकरी बलून कैथेटर फॉर यूट्राइन टेम्पोनेट, राइट, यूट्राइन बलून टेम्पोनेट। नाउ इसके अलावा अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें एक और चीज इंक्लूड की गई है, विच इज द सेल साल्वेज, राइट। ये सेल साल्वेज मेथड को रिकमेंड किया गया है फॉर PPH, बट इसमें ये एड ऑन किया गया दैट मोर रिसर्च इज नीडेड। व्हाट डू वी मीन बाय सेल साल्वेज? पेशेंट, वी नो द कंसेप्ट ऑफ ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑटोलोगस मतलब क्या था कि पेशेंट ने खुद अपना ब्लड डोनेट किया, सर्जरी था, सर्जरी में जो है पेशेंट का एक्सपेक्टेड था कि ब्लड लॉस होना है, तो सर्जन ने पहले ही बोल दिया कि आप ब्लड को डोनेट करो और ये ब्लड को ही हम आपको ट्रांसफ्यूज कर देंगे ड्यूरिंग सर्जरी। दैट इज ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इससे होगा क्या? एलर्जिक रिएक्शन होने का या कोई भी कॉम्प्लिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, राइट। सेल साल्वेज मेथड क्या होता है कि यहाँ पे PPH में जो भी पेशेंट ने ब्लीड किया है, जो भी ब्लड निकला है, जो ब्लड लॉस हुआ है, उसी ब्लड को व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम उस ब्लड को क्या करेंगे, उसमें आपने एंटीकोएगुलेंट को ऐड करना है ताकि क्लॉटिंग ना हो, उसे सलाइन से आपने क्लीन करना है, वॉश करना है, एंड देन सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाल के आपने RBCs निकाल देने हैं, एंड द सेम RBCs यू कैन ट्रांसफ्यूज बैक टू द पेशेंट बॉडी, राइट। तो सेल साल्वेज इज प्रिफर्ड, रिकमेंडेड है, बट अगेन विद एन एक्स्ट्रा पॉइंट के पेशेंट को और ज्यादा इस पॉइंट पे रिसर्च करने की जरूरत है, द प्रोसीजर ऑफ सेल साल्वेज, राइट। सो अगर पेशेंट इसके बाद भी, इन सब चीज के बाद भी ब्लीडिंग कर रहा है, दैट मीन्स अब हमारे पास जो आखिरी चारा है वो है सर्जिकल ऑप्शन। सो सर्जिकल में व्हाट ऑल सर्जिकल ऑप्शन वी कैन गो विद यूट्राइन आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन, राइट। सो एक तो है कि भाई एम्बोलाई क्रिएट कर दो अंदर, कैथेटर डाल के आप जो है क्या नाम है, फिमोरल साइड से आप कैथेटर डाल के यूट्राइन आर्टरी में पहुंच के आपने जो है फ्लोरोस्कोपी के प्रोसीजर, फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस से आपने एम्बोलाइजेशन क्रिएट कर दिया, जिससे होगा क्या, एम्बोलाई फॉर्मेशन है वो वहां पे सप्लाई को स्टॉप कर देगा, ब्लड सप्लाई को। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, आर्टीरियल लाइगेशन कर सकते हैं, राइट, आर्टीरियल लाइगेशन। एंड लास्ट ऑप्शन इज वी कैन गो विथ हिस्टेरेक्टमी, वी कैन रिमूवल ऑफ एंटायर, आपका हिस्टेरेक्टमी हो जाएगा। सो ये तीन आपके सर्जिकल मेजर हो गए। अगर पेशेंट अभी भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं कर रहा, देन वी हैव टू थिंक ऑफ दी सर्जिकल मैनेजमेंट। सो ये है हमारा एंटायर PPH जो अभी रिसेंट अपडेट हुआ। प्रिवेंशन में आपने कौन सा ड्रग यूज करना है, ऑक्सीटोसिन, कार्बिटोसिन और मीजोप्रोस्ट, उनका नाम याद रखना है। देन कॉर्ड जो क्लैम्प करना है वो डिले करना है, कब करना है। देन आपका जो अर्ली फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन है वो क्या है, अगर नहीं ठीक हुआ तो सेकेंड लाइन इंटरवेंशन क्या होगा, राइट। सो आई होप ये आपने सारे जो है पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे, एंड कुछ कुछ पार्ट इसका मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर रही हूँ, इन केस इफ यू आर
हैविंग योर इंस्टाग्राम, मतलब इफ यू आर यूजिंग योर इंस्टाग्राम, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने शायद बंद किया हुआ है, लेकिन अगर आप अभी भी अपना इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, देन यू कैन फॉलो मी ऑन दिस इंस्टाग्राम आईडी विच इज नर्सिंग का फंडा with Sabina, right? So here I will be posting all the PDF and notes, and yes, share this lecture with your friends, with your colleagues, and if you are new to this channel, subscribe to Pulse Prep Hub. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना लेते हैं नर्सिंग की, सो दैट वी ऑल कैन लर्न, वी ऑल कैन शेयर इंफॉर्मेशन together, right? And yes, till then, stay happy, stay healthy, stay blessed. We'll see you soon with another important and interesting topic.